अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमीन के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, लेकिन इलेक्शंस के बाद भी नताइज क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस साल कितना अहम है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। ये साल 2024 का साल कोई आम साल नहीं। इस साल बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। इस साल में बड़ी मईशतों में इलेक्शंस होने हैं, उनके असरात पाकिस्तान पे भी होंगे। अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ना जाने कितनी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत है जिनमें आज ये इंतखाबी अमल हो रहा है या हो चुका है या होने जा रहा है। इसके साथ पाकिस्तान पे क्या होंगे और पाकिस्तान इन सारे असरात के लिए कितना ही तैयार है। मौजूदा जो हुकूमती निजाम बनता नजर आ रहा है उसका एक ही कहना है कि यह साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम साल है और इस साल की बना पे पाकिस्तान का अगला 10 साल का लाएमल तय किया जाएगा। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन कुरैशी साहब, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, हमें सिक्योरिटी के हवाले से आगाह करेंगे। साथ हमारे हमरा ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में जो मईशत के हवाले से जो चैलेंज दरपेश हैं वो कैसे उनसे निपटा जा सकता है। साथ में हम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब महमूद मुस्तफा साहब। हम आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और अस्सलाम वालेकुम आप तीनों मेहमानों को। शायद साहब, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मईशत, कमजोर मईशत के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता। 2024 पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना ही अहम साल होने जा रहा है? 2024 बहुत ज्यादा अहम साल होने जा रहा है, इसलिए कि हम जिस इस वक्त मोड़ पर हैं उस वक्त हमारे पास जितने चैलेंजेस हैं जो मईशत के हवाले से हैं, हम उस तमाम में बुरी तरह से नाकाम हो गए। और उन चैलेंजेस को निमटने के लिए जो प्री रिक्वायरमेंट हमारी थी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, सही, ताकि वो बोल्ड फैसले करे और उस जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको वो रिजॉल्व कर सके। किस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट? हमें इस वक्त नॉन लीगल पीपल्स पार्टी भी अगर एक इत्तेहाद कर ले तो स्टेबल तो हो गया ना। वो भी देखिए, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि ये दोनों जो लोग मिल रहे हैं इनको मेजोरिटी ऑफ पीपल की हिमायत हासिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि दोनों का मंशूर अलग अलग है। सही। और जब दो अलग मंशूर एक साथ बैठेंगे तो दोनों की लाइनें सेम नहीं होंगी, ठीक है, तो वहाँ क्लैशेस हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो फैसले लेने हैं वो फैसले नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि इन्होंने आवाम से जो इलेक्शन में वादे किए थे वो इस तरह के थे जिन पर ही अमल दरामद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर बिलावल साहब कहते थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, या ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हम बिजली का यूनिट 11 रुपए का कर देंगे, या नवाज शरीफ कह रहे थे मैं यहाँ मोटरवे बना दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं। अब जाहिर है कि हर एक ये कह रहा है कि हमारा IMF प्रोग्राम जो अब खत्म होने वाला है, नई गवर्नमेंट को फौरी तौर पे नए प्रोग्राम में जाना होगा। शायद साहब, एक सवाल बड़ा स्पेसिफिक, ये अब हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो गए, बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, उसमें भी अनसर्टेनिटी थी, वहां भी बहुत ज्यादा शोर मचा। पाकिस्तान के पड़ोस में हिंदुस्तान में इलेक्शंस, और जब जब यहां पे इलेक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहस छिड़ जाती है कि उसके इलेक्शंस का असर पाकिस्तान पे होता है। अब जरा मुझे ये ब्रीफ कर दें कि ये जो अमेरिका इंडिया के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस साल में, उसका असर क्या होने जा रहा है? देखिए, इंडिया और जो अमेरिका की रिलेशनशिप है उसकी वजह से इंडिया जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। असल में इंडिया की इस तरह की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है कि वो अमेरिका के साथ भी दोस्ती निभा रहा है और साइमल्टेनियसली वो ब्रिक्स का मेंबर भी है, जिसमें कि रशिया, चाइना, ब्राजील उसके साथ हैं। और जो ब्रिक्स का बुनियादी मकसद है वो पेट्रो डॉलर को तोड़ना था, जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ वो इस एक्सट्रीम पर है कि वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिट करने जाना चाहता है, उनके साथ अलाई है, और दूसरी तरफ वो अमेरिका का दोस्त बना है ताकि वो इस रीजन में वो एक सुपर पावर बन जाए और इस रीजन में चाइना की सुपरमेसी को कमजोर करे। अच्छा सर, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। ये जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, मामूद साहब भी अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज बताइएगा, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये इकोनॉमी के साथ सिक्योरिटी बहुत एक कंसर्निंग फैक्टर है। हमने देखा रिसेंटली अभी हमारे कुछ बॉर्डर्स के ऊपर एक सूरत हाल थी जो अनवांटेड थी, बट ये सूरत हाल कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से जिस अंदाज से चीजें शेप अप हो रही हैं, वी शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे चल के मजीद इसमें इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर इतनी मुश्किलात हैं वहाँ पर जो है आसानियाँ भी अल्लाह पाक ने रखी हैं, और इतनी पेसिमिस्टिक जो है ना अप्रोच माइंडसेट लोगों के अंदर आया हुआ है आजकल कि लोग ये देखते हैं कि हम जो है ना बहुत मुश्किलात में हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी 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 रिच कंट्री,
हमारे पास जो पोटेंशियल है वो शायद ही किसी मुल्क के पास हो। और सबसे बुनियादी तौर पे अगर आप कोई भी फ्रूट्स लें, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लें, या तो वो हमारे मुल्क में उग रही है या उसका पोटेंशियल है। सारे मौसम है, हर तरह का टेरेन है, लैंडस्केप है, आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मौसम होने से ज्यादा लीडरशिप होना जरूरी है ना। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप विलिंगनेस नहीं है। देखिए ये एक मतलब है कि एक ऐसी बहस है जिसके अंदर हर कोई बड़े हिस्सा अपना डालता है, बड़ा कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चीज आसान है ना वो लीडरशिप आ सकती है। ये सहूलतें 4 मौसम नहीं आ सकते। अब फॉर एग्जांपल सिंगापुर की मिसाल लें, सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं है। सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं है। सिंगापुर के पास मुश्किल चीज थी, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास लीडरशिप आसान थी, वो आ गई और उन्होंने उठा लिया। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लीडरशिप आ जाए। अभी लेट्स से अगर कोई लीडरशिप भी है पाकिस्तान के पास, ऐसा नहीं कि लीडरशिप का वैक्यूम है। राइट डिसीजन राइट टाइम आप ले लें, आप यही इकोनॉमी को आप 5 साल के अंदर आप एटलीस्ट 7% जीडीपी के रेट पे मुझे ये बता दें, ये साल 2024 स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के एतबार से या आने वाले चंद सालों में क्या पाकिस्तान कितना वेल इक्विप्ड है, ये जरा समझाए ना। देखिए, पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिफेंस जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, वो सिंपल डिफेंसिव ऑफेंसिव है। फॉर एग्जांपल अगर हम पे कोई जारियत करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और ऐसा खामोश जारियत हमारे मुल्क में की जा रही है। देखिए अब वही जो है ना, यू नो द वॉर हैज चेंज्ड ना, डेफिनेटली वॉर तो बदल चुकी है, वो उस तरह की कन्वेंशनल वॉर तो नहीं हो रही। देखिए 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, उसके डेफिनेटली ये काउंटर मेजर्स भी लिए गए हैं और उसमें बहुत काम हो रहा है और हो चुका है। अब उसमें कुछ चीजें हो सकता है रह गई हो, लैप्स हो या स्ट्रेटेजी का पार्ट हो के बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रायोरिटाइज करने की बात है। हमारे साथ मामूर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मामूर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे तो ये बता दें कि ये जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि 2024 में बहुत से इलेक्शंस होने हैं, अब जो हुए मुतनाजा हो गए, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। इंडिया में जो इलेक्शंस है उसका असर पाकिस्तान पे होगा, प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन दोनों। अमेरिका में इलेक्शंस होने इसके हवाले से आज भी कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका की एक नई गवर्नमेंट आए तो पाकिस्तान के हालात भी तब्दील हो जाए। हाउ कीन पाकिस्तान इज के 2024 में पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। आपके जी इस साल तकरीबन इलेक्शन 76 कंट्रीज में ड्यू हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, और उसमें से चंद के हो गए और चंद के होने जिसमें अमेरिका के साल के एंड में होंगे। और इसमें अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यू टॉकिंग अबाउट 76 कंट्रीज, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उन ममालिक में हो रहा है, जिसमें इंडोनेशिया भी है और जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें इजराइल भी है, लेकिन इजराइल के आगे चले गए हैं, पाकिस्तान में हो गए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान का आपने जिक्र कर दिया मुतनाज़े। पाकिस्तान में 2024 में जी इसकी पोजीशन बहुत ही निहायत वीक है। मैं भी सुन रहा था, मेरे भाई आई डोंट नो ये कौन साहब थे, ये फरमा रहे थे कि हमारे में बहुत पोटेंशियल है। ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पास सब कुछ है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि उसमें बताया कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, लीडरशिप की भी कमी है और विजन की भी कमी है और डेडिकेशन की कमी है। क्योंकि मसला है कि जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे होते हैं पाकिस्तान में, या तो वो राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनका पोटेंशियल नहीं है, या है उनको पता है कि राइट डिसीजन क्या है तो वो लेते नहीं है क्योंकि डिफरेंट लॉबीज के प्लेस्ड लोग हैं, वो अपने राइट डिसीजन ले लेते ना, अपने लिए राइट, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में डिफरेंट लॉबीज के लिए काम कर रहे हैं, उनको लाया जाता है। ठीक है ना, जैसे ही आपका हर दफा एक ही मटेरियल का दुबई से इंपोर्ट कर लेते हैं, वो एक खास आदमी उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री देते हैं, वो उठा के आपका स्टेट बैंक उसने लास्ट टाइम उनके हवाले कर दिया IMF के। तो इस तरह के जगह जगह इन्होंने टैक्टिकल प्लेसमेंट्स की होती हैं और ये हर इनकम्बेंट गवर्नमेंट में भी हैं। और ये आपकी पुरानी पूरी जो भी आपकी गवर्नमेंट आती है इस मुल्क में, उसका अलमिया यह है कि यहाँ पे कुछ खास ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जो कि अप्रूव करते हैं कि फलानी पोस्ट पे फलाना आदमी बैठेगा, फलानी लॉबी का। तो ये जब तक रहेगा पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। It does not matter कि लेकिन मामूद साहब, there must be something positive ना, कहीं ना कहीं तो हमें वो पॉजिटिविटी तलाश करनी होगी। सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। जी देखिए, पाकिस्तान देखिए आप खुद वेरी ब्रीफली जस्ट लुक एट पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी। आर वी सिक्योर?
पिछले 1947 से लेके अब तक हम ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। 2024 में हम ज्यादा इनसिक्योर हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी से आके चलें, फूड सिक्योरिटी, आर यू सिक्योर? No. आपकी वाटर सिक्योरिटी, आप पानी सारा जाया कर देते हैं, आपके पास वाटर क्राइसिस आने लगा है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और इतना मैसिव, उतना सवेर होगा कि पाकिस्तानियों को लग समझ जाएगी। ठीक है, तो मतलब और आपकी इकोनॉमी आपके सामने है, इट्स डाउन इन द गटर, इट्स डाउन इन द ड्रेन। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं होती है। आज आप पॉलिसी के करेक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क उसका बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आएंगे 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें, वो 2-4 दिन में, 2 दिन में या एक गवर्नमेंट के टेन्योर में नहीं आते हैं। सही, ठीक है ना जी। तो ये पाकिस्तान की हालत, और पाकिस्तान के आप जियोपॉलिटिकल हालात देख लें। पाकिस्तान इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, और हमारे यहाँ लोग इनवर्ड एक उन्होंने अप्रोच रखी हुई है कि यहाँ पे हर चीज डोमिनेट जो कर रही है आपके लोकली, वो पेटी इश्यूज हैं, पेटी पावर इश्यूज, पावर पॉलिटिक्स के जी मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए। हालांकि आपके इर्द गिर्द आपका खित्ता इतनी तेजी से बदल रहा है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पाकिस्तान उसमें बहुत कहीं पीछे रह गया हुआ है, और पाकिस्तान को कैचअप करने के लिए बहुत बहुत टैलेंटेड लोग चाहिए, डेडिकेटेड लोग चाहिए, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जिनके पास। सर आ गई ना नई हुकूमत, आ गई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, दीगर बड़ी जमातें, बलूचिस्तान हमारी पार्टी है, तो सर नाव अब और कहां से लाएं? लोग तो यही है हमारे पास। असल में मसला ये है कि जब तक ये लोग फ्लश आउट नहीं होंगे ना जी, ये एक बहुत ही मजे की बात है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम पाकिस्तान यहां तक पहुंचा हुआ है। ये इशू वही पुराना मंजन नए उसमें बॉटल में हमें बेचते हैं, और इस दफा भी वही हुआ है। आपके इलेक्शन ही मुतनाज़ है, पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा है। इनफैक्ट लोकली तो छोड़ें, दुनिया नहीं मान रही है। अब ये लोगों को आप कैसे सेल करेंगे इनकी मैं इसी पे आता हूं मामूर साहब, मुझे हसन साहब से इसके ऊपर ऐड ऑन करने थे। जो हसन साहब, जो मामूर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो एक डिलेमा है कि आज आप देखें कि आपके इलेक्शंस को पूरी दुनिया में चैलेंज किया जा रहा है। कोई इस वक्त मॉनिटर इस इलेक्शन को लेके पॉजिटिव नहीं है। ये जब आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, वजीर आजम बन जाएंगे, सदर बन जाएंगे, आप इंटरनेशनल टूर्स पे जाएंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये जो लोग जीते हुए वो निकल नहीं पा रहे। यू नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इस्लामाबाद। क्या होगा? मतलब ये पाकिस्तान की तो मजीद जगह सही होने जा रही है। देखिए, ये एक डी फैक्टो पॉलिसी होती है, एक डी जोर पॉलिसी होती है। अभी मामूर साहब जो कह रहे हैं ना, वो बात कह रहे हैं कि होना चाहिए, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है। वो होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, और उसके मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, सिंपल सी बात ये है, और हम कर भी नहीं सकते किसी को ब्लेम। फॉर एग्जांपल, उसका एक तरीक़ेकार है कानूनी तौर पे, अगर हमने मुझे किसी को ब्लेम करना है तो मैं उनके खिलाफ कोर्ट में केस करूं। ठीक है, लीगल मैं अगर नहीं कर रहा तो मैं सिंपल ये बता सकता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। सही। देखिए, पहली चीज ये कि आपका जो है ना, एक लीगल रिक्वायरमेंट थी, आपने इलेक्शन करवाने थे, आपने करा दिए। अब उसमें कंट्रोवर्सी है, उसको चैलेंज किया जा सकता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है जी, आपने वहां पर करेंगे, कर भी रहे हैं। दूसरी ये कि गवर्नमेंट जुडिशरी के हवाले विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो भी हम दुनिया के सामने देखिए, वो जो रैंकिंग है ना, डेफिनेटली फॉर एग्जांपल जो भी हमारे जो लोएस्ट स्टेप पे चीजें आई हुई हैं, ये ऊपर भी जा सकती है। डेमोक्रेसी में सर हम पीछे से तीसरे नंबर पे हैं, जुडिशरी में हमारा कुछ ऐसे कुछ हाल है। डेमोक्रेसी से हम जितने भी पीछे हैं ना, हम सऊदी अरब से डेमोक्रेसी में बहुत आगे हैं, हम यूएई से डेमोक्रेसी में बहुत आगे हैं। ठीक है सर, सिंपल टू से। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीजों में अगर आप चीजें देखें ना, कि सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ एक स्टेबल सिस्टम है, आपकी लॉफुल सोसाइटी है, उस लॉ के अंदर उसकी डिस्पेंसेशन में अगर गलतियां हो रही हैं, फॉर एग्जांपल, उसको चैलेंज करें कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट ऑफ लॉ बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस काम कर रहे हैं। ये भी है, देखें आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस के साथ जो इतलात आ रही हैं कि कुछ लोगों ने कुछ इस तरह के मामला में बदमजगी हुई एक पब्लिक प्लेस पे। जब एक वोटर वोट डालने निकलता है और उसका वोट सही तौर पे गिना नहीं जाता है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, दैट इज शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ जरूर, लेकिन शायद इस बड़े पैमाने पे जो आमतौर पे कोट किया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो ये बस्ट आउट होगी सिचुएशन। कैसे रोका जाएगा? देखिए, इसको इसी तरह कंटिन्यूटी में चलने दें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह भी मामूर साहब ने डू वी हैव दैट टाइम? हाँ, डेफिनेटली भी, क्यों नहीं है। देखिए, अभी हम वही, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही अर्ज करा था कि अभी हम अगर मुमलिकतों में देखें ना, हम बहुत छोटे, हमारी कम उम्र है, वी आर इन्फेंट, हमें ये कंटिन्यूटी चलेगी, जो लोग खराब होंगे खुद ब खुद फिल्टर आउट हो जाएंगे। आर वी इन्फेंट और आर वी लाइक टू ओल्ड, और वक्त हमारे पास कम है,
कुछ लोग तो कहते हैं हम वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। तो हमारे पास मैं डिसएग्री, बड़े इज्जत के साथ डिसएग्री करूंगा। पहले तो मैं बात वो इन भाई की वो उसको लेके कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पाकिस्तान में ज्यादा डेमोक्रेसी है सऊदी से। उसकी वजह यह कि सऊदी और ये सारे अरब सुन्नी स्टेट्स जो हैं जीसीसी की, वो सारी शेखडम्स हैं, उनका मॉडल वो है। लेकिन आप ये बात देखें, वो टिरनी जरूर है, लेकिन वो उन्होंने उनके मुल्कों की हालत जाके देखें। उनके लोगों के पाँव में जूती है, उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पेट में रोटी है, उनकी जेबों में पैसे हैं, वो सारी फैसिलिटीज हैं। आई लव दैट किंगडमशिप। ठीक है ना जी, वो पाकिस्तान में नहीं है। आप डेमोक्रेसी का गन्ना बेशक आप चूसना चाहे चूपे, लेकिन इशू ये है कि यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बाकी बात रही इन्फेंसी की, देखिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं। पाकिस्तान को अब 70-75 साल हो गए। इजराइल आपके बाद बना था, अपने आप को इजराइल के साथ जरा कंपेयर करें ना, कहां खड़े हैं आप? और वो दुनिया में किस किस फील्ड में डोमिनेट नहीं। दुनिया के बहुत से मुल्क हमारे बाद बने, वो हमसे बहुत बेहतर हैं। मैं हम बात करते हैं शर्माते, लेकिन शायद इंडिया भी हमसे बेहतर है इस वक्त। आप सिंगापुर की बात कर लें, आप इंडिया आपके साथ गया था, इंडिया को देखना है। हमारा सर अपना हिस्सा बांग्लादेश सर, आज उसकी टके की कीमत बहुत ऊपर हो चुकी है। अफगानिस्तान की करेंसी देखें आपसे ऊपर है। ठीक है, मेरे मतलब ये भी डायलेमा है, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर है। हम कहां खड़े हैं मामूर साहब? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमने यही चीज कह के ना जी कि कौमों की उसमें उम्र में बड़ा टाइम आता है। असल में बात यह है कि कौमों के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन कौमों की उम्र में, जैसे आप स्टेट्स को ले लें, वो 200 समथिंग ईयर्स तो हो गए हैं जी, जंगे लड़े हैं। 232 साल, 216 साल से 232 साल 36 साल जितने बने में उनको हो गए। आप कहते हैं कि वो इवॉल्व किए हैं, उनको 2 सेंचुरीज लगी। अच्छा जी, ठीक है, बट उनके पास एडवांटेज था कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक सिक्लूडेड मुल्क है, अलग कॉन्टिनेंट पे है। आप जिस खिते में हैं, आपके पास तो आप चारों तरफ से खतरे में घिरे हुए। उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज हैं 1947 से अब तक आपने या उसको यूटिलाइज नहीं किया या उसको प्लंडर किया है। सही, ठीक है, थेफ्ट इन्वॉल्व है, आपने अपनी रिसोर्सेज बेची हैं, हमने अपनी तो रिसोर्सेज में अब्यूज किया है। नहीं किया है, आप लोग आज भी निकाल के बेच रहे हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, इशू ये है कि ये इस तरह कब तक चलेगा, ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। लाइक 2035 इज अ पिवटल ईयर फॉर पाकिस्तान। ये मेक और ब्रेक वाला चक्कर है। अभी भी आपके पास वक्त है, 10-11 साल है। बचना होगा तो बच जाएंगे, नहीं होगा तो 2035 के बाद आपका कोई स्कोप नहीं है पूरी दुनिया में। मामूर साहब, आई जस्ट कम बैक टू, मुझे शाहिद साहब से एक चीज ऐड करना है। शाहिद साहब, यू बीइंग इकोनॉमिस्ट, ये जो गुफ्तगू हो रही है, हमारे पास कितना वक्त है एस्टिमेटेड, इस तरह से चल कब तक सर्वाइव कर लेंगे? देखिए, पहले तो मैं इस बात को कहता हूं, जो ये कहा जाता है कि अभी हम बहुत छोटे हैं, हमारी क्या उम्र है, और कौमों के लिए 76 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है। इस बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है। इसलिए कि सिंगापुर जब आज़ाद हुआ है 53 में, उसकी आबादी 16,50,000 थी। वो एक फिशिंग विलेज था, वहां पे लोगों की जिंदगी बहुत खराब थी, वहां पे लोग नशा करते थे। एक आदमी विजनरी था, ली, उसने पहले तो मलेशिया से उसे आजाद कराने के लिए जब कहा, तो मलेशिया की पूरी पार्लियामेंट ने खुशी से कहा हमें नहीं चाहिए, ले जाओ उसको। और आप ये देखें कि वो 20 साल के बाद कहां खड़ा था, और आज उसको देखें तो उसकी 680 अरब की तो एक्सपोर्ट है। उसकी आबादी अब तकरीबन 70-75 करोड़ की होगी। दूसरी तरफ चाइना में जब कम्युनिज्म था, उसके साथ वो जब चले तो 30 साल तक तजर्बे करते रहे और मुसलसल नाकाम हुए। उसके बाद जो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का बंदा था, जिसके साथ एक ग्रुप था डेंग जियाओपिंग, उसने कहा कि देखिए जो हम कुछ कर रहे हैं इसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। तो 1980 में उसको चार्ज दे दिया गया कि ठीक है यार, अब तुम चलाओ इस मुल्क को। इसलिए कि उससे पहले वहां पर एक इतना बड़ा कहत आया था जिसकी वजह से 30 लाख लोग मर गए थे। जब डेंग जियाओपिंग ने अपना काम शुरू किया और उसने कहा कि चाइना दुनिया से कट के नहीं रह सकता, हमें अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे और हमें दुनिया से सीखना पड़ेगा। उसने पूरी दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की वहां पे वफूद भेजे। आपको पता है 12 वफ्द तो पाकिस्तान आए थे और हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को देखने आए थे, सीखने आए थे कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा वो जापान गए, उन्होंने अपने दुश्मनों से दोस्ती की, वो यूके गए, वो कोरिया गए, उन्होंने सबसे सीखा। और जब डेंग जियाओपिंग गया सिंगापुर, और सिंगापुर में उससे जब उससे बात की, और वो इस कदर वहां खुश हुआ उसकी बातों से कि उसने उस मीटिंग में उठकर कहा
जो है ना अब चाइना में 1000 सिंगापुर बनाऊंगा। आप यकीन करें 1980 से आज 2023 है, एग्जैक्टली तो 40 साल। एक सेकंड, उन्होंने टारगेट रखा 2020 तक हम गुर्बत को जीरो कर देंगे और 2020 में उन्होंने गुर्बत का खात्मा कर दिया। आप अगर अभी कंपैरिजन की बात करें तो इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, उनकी भी इतनी आबादी है। इंडिया को हम बहुत बड़ा देख रहे हैं, हालांकि इंडिया की जो जीडीपी का साइज है विच इज लेस देन $4 ट्रिलियन, उसकी जो रिजर्व है वो 600 बिलियन है। अब कंपेयर करें चाइना से, चाइना की जीडीपी का साइज है $20 ट्रिलियन और उसके रिजर्व है $3,300 अरब। तो यानी वो तकरीबन 5 टाइम्स बड़ा है चाइना इंडिया से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन एक बड़ा इसमें सारी बहस में एक चीज तो कॉमन है ना कि वहां पे एक सिस्टम था जो कंटिन्यू चलता रहा। दे हैड देयर टाइम टू एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुए, कामयाब हुए, एंड इवेंचुअली दे प्रॉस्पर। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, एंड फॉर दैट शायद हसन साहब की गुफ्तगू यहां तक तो सही कि 75 साल हमने जरूर गुजार लिए, लेकिन हमारा कोई सिस्टम नहीं डेवलप हो सका। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक का जब लौटेंगे जरा बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में एक बहस हो चली है कि अमेरिका के इलेक्शंस के बाद सिर्फ पाकिस्तान का माहौल भी तब्दील हो सकता है, इसके ऊपर कितनी सदाकत है और क्या इसके अंदर भी कोई ऐसी बातें हैं जो इस वक्त जानना जरूरी है। ब्रेक करते हैं, ब्रेक का जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं जो अमेरिका इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त ये बात काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है कि अगली जो हुकूमत होगी वो डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आते ही दुनिया भर में एक नई पॉलिसी दी जाएगी। पाकिस्तान भी उस पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। पाकिस्तान में भी हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है, लेकिन ये तब्दीली होगी या नहीं इसके ऊपर बात करते हैं। मामूद साहब, ये जो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, इनफैक्ट कल ही की बात है, मैं सेनेटर्स की गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी ये इशारा दे रहे हैं कि जब 6 माह बाद अमेरिका में इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद पाकिस्तान में भी आपको तब्दीली नजर आए। आर वी लाइक टोटली कनेक्टेड विद अमेरिकन इलेक्शंस? जी, पाकिस्तान में इसको देखा तो बड़े इंटरेस्ट से जा रहा है, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू यूएस में पॉलिसीज मोर और लेस स्टेबल रहती हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फॉरेन पॉलिसी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के से उनके जो रिलेशंस हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे मेजरली। उसकी वजह यह है कि एक तो पोस्ट US exit from Afghanistan and just prior to that as well, मतलब United States does not trust Pakistan, और उन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट किसी और तर्ज पर रखी हुई है। आपको अब वो चलाएंगे IMF के थ्रू, उनको पता है कि आप अपने घुटनों पे हैं और उनको इससे ज्यादा आपको इसी पोजीशन में रखना है। All they have to do is ensure कि उनके लोग उन्हीं के आगे फर्दर लोगों को टैक्टिकल जगहों पर प्लेस करके IMF के साथ आपको डील करवाएं और आपको उसी चुंगल में, उसी रट में, उस एक विशियस साइकिल में फंसाए रखें कि जिसमें आप खड़े ना हो सकें, कमर सीधी करके अपने 2 पांव पे ना खड़े हो सकें। सही। तो उनके लिए तो इतना ही है। पाकिस्तान को कोई वो चांदी नहीं लगनी जा रही। It really doesn't matter. Do we see any change of faces in Pakistan? ये एक बहस है कि शायद 6 महीने बाद अमेरिका के इलेक्शंस हो जाए तो 6 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। ये तब चेहरों की तब्दीली ही सही, वो तब्दीली हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये वो मुल्क है कि यहाँ एनीथिंग इज पॉसिबल। यानी ये जो गवर्नमेंट आएगी, रिगार्डलेस, आई मीन मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आई हैव नो डॉग इन द फाइट। पॉइंट इज कि ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, जो भी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है या बनाएगा इस वक्त, वो बहुत मुसीबत में होगी गवर्नमेंट, और अगले 10 महीने बहुत ज्यादा उनको। इतनी मुसीबत के बाद क्यों बना रहे गवर्नमेंट? ये सवाल हमें कोई नहीं जवाब दे पा रहा। ऐसी क्या जरूरत है? अच्छा, ये मजे की बात है। यहाँ पे आती है इनकी पर्सनल ग्रीड, यहाँ पे आती है फेस सेविंग, किसी एस्टैब्लिशमेंट की फेस सेविंग,
और पॉलिटिकल पार्टीज की पर्सनल ग्रीड। वो कहते हैं कि अच्छा मुसीबत में तो होंगे तो चलो किसी ने तो पावर में आना है और कुछ नहीं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा, डिसीजन हमने लेने, पॉलिटिकल कैपिटल हमारा और लूज होगा। लेकिन हमारे जो अपने जो केसेस हैं और अपनी जो इनको पर्सनल इश्यूज हैं लोगों को जिनके ऊपर केसेस हैं करप्शन, वो निकाल देते हैं, वो आके उसमें वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और बाद में आराम से ट्रैवल कर रहे होते हैं। मुल्क जाने, अल्लाह जाने, चले वो पॉलिटिकल कैपिटल फॉर्म 45 फॉर्म 47 पे सेटल कर लेंगे। लेकिन हसन साहब, ये जो मामूर साहब ने बात की, आई थिंक ये एक बड़ा कंसर्न फैक्टर तो है कि अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में तब्दीली होती है नहीं। सपोजिटली अगर ये तब्दीली हो ही गई तो फिर हम कहां खड़े हैं? देखिए मामूर साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं, और जो जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो वही है कि ये नज़र आ रहा है। मेरा जो एम्फेसिस है ना कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है। आप चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए, कैसे करेगा, कौन करेगा सर? यही लोग करेंगे डेफिनेटली, और कोई चांस ही नहीं कर लेंगे। सिस्टम के अंदर है कि काम होगा, सिस्टम से बाहर। देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसके आइन है, उसी के अंदर चेंजेस आएंगी। जैसा 18 अमेंडमेंट आई थी, अब वो हो सकता है 19, 20, 30। कौन लाएगा? मतलब ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिस्टम यही लेकर आएंगे इन अ वे बेनिफिशियरी। तो आपको लगता है ये लाएंगे? लेकर आएंगे। देखिए ना, आप अगर पुराने 18वीं तरमीम ही खत्म कर दें। सर जी, आप ये देखिए ना कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इनको 20 साल 30 साल पहले देखें, दे वर ड्रैगन्स डाउन एक दूसरे के साथ, ठीक है। अभी ये एक साथ गले मिल रहे हैं, तो क्या चेंज आया? अगर क्या हम ये चाहते हैं कि आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, या हम ये कहें कि सेम सिनेरियो वाज देयर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, लड़ते भी रहे, गालियां भी देते। 4 दिन पुरानी बात है। आप जापानीज पार्लियामेंट को देखें, वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को ऊपर से नीचे गिरा रहे होते हैं। ये पॉलिटिक्स इसी तरह की पूरी दुनिया में। आप ट्रंप के साथ नहीं देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या किया था? तो ठीक, ये इस तरह ही चल रहा होता है। लेकिन आप देखें, मेच्योरिटी का एक साइन मुझे नजर आ रहा है। आप इन जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, उनमें मेच्योरिटी नजर आ रही है। शाहिद साहब से मैं चाहूंगा ऐड कर दें। शाहिद साहब ये बता दें, डू यू सी दिस मेच्योरिटी कमिंग अप, और शायद अगले का साल में कुछ सूरत हाल में बेहतरी होगी? देखिए, सूरत हाल में बेहतरी लाने का आप मुझे फार्मूला बता दें, मैं आपको मेरे पास पता होता तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बना होता। 4 इश्यूज आपको बताता हूं। एक पहला मसला यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका जरा सा मोटा मोटा हिसाब कर लें कि इस साल हमने आमदनी का तखमीना लगाया था 12,200 अरब रुपए का, उसमें से 5,400 अरब हमें सूबों को दे दिए। जो बाकी अमाउंट हमारे पास बच गई, उसमें से 7,300 अरब हम जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे। सही है। उसके बाद हमें 881 अरब की पेंशन देनी है, तो ये 881 अरब की पेंशन के देने के पैसे नहीं है। उसके बाद वफाक के पास सिपाही की सैलरी देने के पैसे नहीं है। एक चपरासी की तनख्वाह वफाक नहीं दे सकता बगैर कर्जे के। इस साल हम तकरीबन 8% ऑफ जीडीपी का कर्जा लेंगे, ये अराउंड 8 ट्रिलियन रुपीस जी। तो जब 8,000 अरब हमारा बढ़ जाएगा, जो 64 अरब था वो 72 अरब हो जाएगा। जब 64 अरब पर आप 7,300 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 72,000 पे कितना करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, जो अभी 22% है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं आ सकता कि अभी रिसेंटली जो गैस के प्राइसेस बढ़ाए गए, खासतौर पे जो फर्टिलाइजर सेक्टर को उन्होंने कहा हम जो आपको एज ए रॉ मटेरियल गैस इस्तेमाल करते हैं उसको भी कमर्शियल रेट पे देंगे, जिस पर हमें एग्रीकल्चर में तकरीबन 25% का इन्फ्लेशन इंक्रीज आएगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से फर्दर हमारे यहाँ इंक्रीज होगी। जब ये प्रेशर आएगा तो हमारा रुपी प्रेशर में नीचे आएगा, ये वापस 300 क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला फिलहाल नजर नहीं आता। ठीक है। तो ये जो अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाए। दूसरी साइड पे करंट अकाउंट में हमें 100 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है 3 साल में। इधर हम अभी तक सरप्लस में नहीं है, अभी हमने सारी इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है, बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी 2 से 3 अरब डॉलर का इस साल भी खसारा है। सही है। वो भी पूरा करने और 100 अरब भी लाने, तो ये मुझे बताइए कि कहां से लेके आएंगे? ये बड़ा एक और बात, आप मुकम्मल। दूसरी बात ये है कि जो पावर सेक्टर का जो हमारा सर्कुलर डेट है, जो तकरीबन 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, तो उसको हल करने का क्या हाल है ना? 7 बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा है। लेकिन अब आप बताइए कि जब आप 55 रुपए या 60 रुपए का यूनिट बिजली का देंगे,
वो कौन सा बिजनेस है जो दुनिया में फिर कंपीट कर सकेगा? सर ये हम पॉइंट क्या लेकिन export मुझे करेंगे फिर? मामूद साहब के पास भी जाना है। मामूद साहब, इतने सारे चैलेंजेस हैं। नाउ वी सी द ग्लोबल चेंजेस आर कमिंग देयर, वी सी द लोकल चेंजेस आर कमिंग देयर मैसिवली, और प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं भी रिलीफ की सूरत हाल तो नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान कैसे कंपीट करेगा? मैं इंडिया से कंपीट करने की बात कर लेता हूं, मैं बांग्लादेश से कंपीट करने की बात कर लेता हूं। एंड वी नो कि इंडिया में जब इलेक्शन होंगे या जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, वहां से एक एग्रेसिव इंटेंट बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान इतने फ्रंट्स पे कमजोर नजर आ रहा है, कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे? At the risk of sounding very pessimistic, the point, I'd like to say very briefly, पाकिस्तान इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है किसी से मुकाबला करने में। ये अपने आप को संभाल ले और अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, ये बड़ा एक मिरेकल होगा। क्योंकि मसला ये है कि सिमेंटिक्स, विदाउट गेटिंग इनटू द सिमेंटिक्स, कि हम प्राइवेटाइजेशन करें, ऑफलोड करें ये जितनी स्टेट ओन्ड लॉस मेकिंग इदारे हैं, आर्मी को कट टू साइज करें, उनको कम करें, बजट को कटेल करें, डेफिसिट को कम करें। हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतनी है कि आपने कल रात बिजली के रेट और 7.5 रुपए बढ़ा दिए जी। अब बात यह कि आप कौम पे, इस पे, अवाम पे कितना बोझ डालेंगे। एक वक्त आएगा और वो बड़ा करीब आ रहा है कि उसकी कमर टूट जाएगी। जब वो स्नैप करेगा ना, तो फिर आप वो सिचुएशन देखें कि फिर आप लोग किधर जाएंगे। अशराफिया जो है ये तो फिर बाहर निकलेंगे और वो चीज आपसे काबू आनी नहीं है, ठीक है ना। तो इशू ये है कि पाकिस्तान इज इन डायर स्ट्रेट्स राइट नाउ। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, देयर मस्ट बी अ फार्मूला? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसके पास अपनी मुश्किलात को हल करने का फार्मूला नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ना। ये भी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान के पास। क्या एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि हम एक री इलेक्शन कर लें या इसी इलेक्शन का मैंडेट क्लियर कर दें? क्या ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात हो रही है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोग अपने लिए वो स्पेस क्रिएट करने के लिए, अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए वो एक नए इलेक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान का मसला इलेक्शन नहीं है, ना इलेक्शन सॉल्व कर सकता है। ये जो इलेक्शन मांग रहे हैं, इनको आप बिठा दें, ये पहले भी थे, बैठे हुए थे। इन्होंने कौन से तीर चला लिए? इन्होंने आज सीपैक बंद कर दिया था, बिल्कुल सीपैक केम टू अ स्टैंड स्टिल, आज भी बंद पड़ा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास जितने ये आइंस्टाइंस बैठे हैं ना जी पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी सारी पॉलिसीज, इनकी विजन आपने देख ली है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनका आप एक इलेक्शन नहीं, आप 4 इलेक्शन। लेकिन मामूद साहब, देयर मस्ट बी अवे, मैं मरीक से तो बंदा लाने से रहा, इसी 25 करोड़ आवाम से बंदा निकालना है ना। देखिए, पाकिस्तान का ना, मेरे जैसे बंदे के लिए गोइंग बैक 30, 35, 40 ईयर्स में जब देखता हूं ना, पाकिस्तान को स्टडी करता हूं, तो पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान के पास एक छोटा सा सेट ऑफ 15-20 लोग होने चाहिए जो इस मुल्क को, जो आप उसको लोग फिर उसमें बात करते हैं कि जी टेक्नोक्रेट। मसला ये होता है, ये टेक्नोक्रेट सब अपने ले आते हैं, लॉबीज के ले आते हैं जी। कोई बंदा प्रो पाकिस्तान नहीं बिठाते लाके। जब टेक्नोक्रेट लाए, वो टेक्नोक्रेट किसी लॉबी से पुश हुआ हुआ टेक्नोक्रेट था, और उसको प्रूव कौन करता है? मैं तो नहीं करता, ना आप करते हैं। पाकिस्तान में कौन, किसके पास पावर है कहने की यस हाँ इसको लाओ? सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मामूद साहब, व्हाट आई गेटिंग फ्रॉम योर डिस्कशन कि ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये चल नहीं सकता जी। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ना, सर, शैम डेमोक्रेसी। इसको लोग आप वो जितना मर्जी कहें कि इसको टाइम दें, ना, जिस चीज की बुनियाद ही गलत है, जिसका वो फ्लेवर ही गलत है, तो वो आप उसको 100 दफा आजमाएंगे ना, तो उसका पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर हो सकता है? हो क्या सकता है हमारे मुल्क में? आखिर पाकिस्तान जैसे मुल्क को जी, फ्रांस की तरह, यूएस की तरह ना, जितने महज़ब और ये एडवांस मुल्क है, उनका क्या है, वहां इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट अपना हैंड पिक करता है अपनी कैबिनेट को पूरे, जैसे यूएस। ब्लैकमेल नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जी। वो चाहे प्रोफेसर को उठा के ले आए, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी के डीन को ले आए, डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक्स के, कि जी आप मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी को चलाएं, आप फलाने को चलाएं। वो अपने हैंड पिक लोग होते हैं, उसके 15-20 एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, डिफेंस को, ऑल दी स्टेट डिपार्टमेंट को, यूएस में भी। पाकिस्तान को भी ऐसा सोल्यूशन चाहिए। पाकिस्तान को ये सारी गिद जो हम देखते आ रहे हैं 47 अब तक, ये मजीद से मजीद राइटली। बट मुझे बता दें, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इस सिस्टम के फेवर में होंगे? मुझे क्योंकि याद पड़ता है शायद 2019 में बहस एक बार चली भी थी कि पाकिस्तान में एक इस्लामी सदारती निजाम होना चाहिए। उस वक्त इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिएक्शन भी आया। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान, कंसिडरिंग जो हमारा ओवरऑल सेटअप है, इसके बेनिफिशियरीज पता नहीं कौन कौन है?
इसमें इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस तो बहुत आएगा, क्योंकि उनका अपना जो एक्ट होता है ना ग्राइंड करने के लिए, उनसे पावर निकल जाती है, राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टू इनके एमपीए की सीट से, एमएनए की सीट से। उसमें अगर आपके पास स्ट्रेट वे आप उसको यूएस सिस्टम पे ले जाएं कि ऐसे जैसे स्टेट उनके हैं, उनके गवर्नर्स होते हैं, वो अपने टैक्सेस खुद लगाते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। सिर्फ चंद महकमे हैं जो कि सेंटर के पास है, वॉशिंगटन डीसी। आप उस तरह ले आए, उसमें भी ये लोग शुरू में रेजिस्ट करेंगे, बाद में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मसला अवाम का है। आपके चुन के जो शोर लोग करते हैं ना, जो लोग शोर मचाते हैं, वो कोई 300-400-500 लोग होते हैं जिन्होंने असेंबलियों में आना होता है। आप 3000 कर लें, सारी असेंबलीज को मिला लें, छोटी बड़ी सबको मिला लें, सेंटर्स को भी मिला लें, वो 3-4 हजार लोगों के अलावा आपका 26 करोड़ का मुल्क है। खुदा के लिए आपको उसका सोचना है। सर ये पॉइंट देखें, मुझे इसी के ऊपर शायद साहब, अगर ये अभी भी ऐसा करेंगे ना तो दे विल बी ड्रैग्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड दे विल बी पब्लिकली लिंच्ड इन द नियर फ्यूचर। ये जिस तरह महंगाई हो रही है, जिस तरह लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मामूर साहब यो पॉइंट टेकन, मैं चाहूंगा शायद साहब क्विकली ब्रीफली मुझे बता दें जो मामूर साहब कह रहे हैं, डू यू थिंक इज अ सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड? ये बात काफी हद तक ठीक है कि अगर पावर किसी बंदे को इस तरह मिले कि वो अपनी पसंद की कैबिनेट बना सके और वो रूल ऑफ लॉ भी ला सकता हो और वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकता हो। जहां तक आपने रिसोर्सेज की बात की है, तो रिसोर्सेज का तो मामला यह है कि हमारे पास जब थर में कोयला दरियाफ्त हुआ तो उन्होंने कहा कि इस कोयले की जो वैल्यू है वो सऊदी अरब के तेल से भी ज्यादा है। ये बात ठीक है, लेकिन 1993 में ये कोयला दरियाफ्त हुआ। आज हम 30 साल के बाद वहां से 2600 मेगावाट बिजली बनाने में कामयाब हुए हैं। हम वहां पर इतने बड़े जखायर पे बैठे हैं और हमारे सारे के सारे सीमेंट प्लांट इंपोर्टेड कोयले पे चलते हैं। हम 1 करोड़ टन कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी इंपोर्टेड कोयले पे हम अपने प्लांट को कन्वर्ट कर दें थर्कोल पर, और थर्कोल की जो प्रोडक्शन है बढ़ाएं। वो अभी तक हमारे 7.8 मिलियन ब्रीफली ये जो मामूर साहब ने बात की है, डू यू एग्री विद दिस? टोटली नो सर। सिंपल सी बात ये है कि देखिए, ये क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है और पेसिमिज्म फैलाना बहुत आसान है। आप वो बात करें जो डुएबल है। आप एक तरफ आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी के हमारे नंबर्स गिना रहे हैं, दूसरी तरफ आप अनडेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन ये इस तरह से आ जाए। डेमोक्रेसी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना। देखिए नहीं, लेकिन आप अगर डेमोक्रेसी हटेगी तभी डेमोक्रेटिकली हटेगी। मतलब ये आर्टिकल अगर ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगा कि जी हमने ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना है, तो कैसे होगा? ये भी पार्लियामेंट्री थ्रू पार्लियामेंट होगा, डेमोक्रेटिकली होगा ना। हाँ। अब ये जो आप मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं ना कि ये सारे लोग चोर हैं, ऐसे नहीं हो सकता सर। सारे चोर नहीं होते। ये बात जरूर है कि ये बात मैं इस पे बिल्कुल बेनिफिशियरी होने में फर्क है। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, ये बात जरूर है कि इंटरनेशनल जब से हम न्यूक्लियर पावर बने हैं ना, तो हमारे पर हॉक्स की नजर ज्यादा हो गई है, क्योंकि हमने कुछ पावर कॉरिडोर्स को चैलेंज इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। अब उसमें ये कि हमारे पर जो नजरें हैं, उस हिसाब से डेफिनेटली वो नहीं चाहते कि हम इकोनॉमिकली वाइबल कंट्री बने विद न्यूक्लियर एसेट्स। ये बात बिल्कुल सर, न्यूक्लियर हमारे गले पड़ गया। आप ये कह रहे हैं? नहीं, गले नहीं पड़ गया, ये हमारी स्ट्रेंथ है। देखिए, आप वो देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें कि वो बिल्कुल दरिया नील के किनारे पे आ गए ना। फिरौन की फौज पीछे आ रही थी, तो अल्लाह पाक ने कहां पर उनकी सेविंग की? बिल्कुल किनारे पे आ गए। हमारा भी शायद हाल वही है कि हम जिस तरह ये बता रहे हैं कि हमारे इतने बुरे हालात हैं, ऐसे नहीं है। देखिए, आप सिंपल सी बात है कि जो कुछ अभी हमारे साथ हो रहा है ना, मिसमैनेजमेंट का एक नतीजा है। अगर इसकी मिसमैनेजमेंट को बेहतर मैनेज करें तो आप 3-4 साल में वाइबल हो जाएंगे। ये जितने कर्जे हो गए ना, ये दिस इज जस्ट अ नंबर। आप देखिए ना, अमेरिका की इकोनॉमी इसके कई ज्यादा कर्ज है। अमेरिका से हमारा कोई मैच नहीं है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको 2-3 दे सकता हूं। आप देखें कि जब ये गल्फ वॉर हुई है, आपके इजिप्ट ने अपने रीशेड्यूल करे कर्जे, ठीक है, माफ भी करवाए। टर्की ने किए, पाकिस्तान नहीं कर सका, पाकिस्तान ने रीशेड्यूल किए। हम उस तरह की डील कर सकते हैं। अभी हमसे वो मांग रहे हैं ना, अभी तो बहुत चीजें क्लियर हैं। वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि जी आप चाइना के खिलाफ हमारे साथ हो जाएं। वेस्ट की रिक्वायरमेंट ये, आप इंडिया की जो सुप्रीमेसी मान लें। पाकिस्तान अमेरिकन कैंप से बाहर है, इस वजह से इशू नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि हम एक कैंप पे नहीं जाएंगे, हम बीच में रह के काम करेंगे। जिस अमेरिकन कहते हैं कि जी आप पॉलिसी कहते हैं कि रियलिटी में भी है।
ऐसा लग नहीं रहा है आई कांट से आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। हाँ। हाँ, लेकिन ये कि जो लग रहा है, सिंपल सी बात ये है कि अभी एक रस्साकशी जो होती है ना, हाँ। कि वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हमें खींच रही है, हमारी तरफ आ जाओ, उसमें हमारे ऊपर क्या वो इम्पोज करना चाह रहे हैं कि इंडिया की सुप्रीमेसी मान लें आप। दूसरा, आपने इसराइल की सुप्रीमेसी मान लें आप। इसराइल की सुप्रीमेसी हो सकता है कि वो कह रहे हो, लेकिन एक बात ये है कि अगर आप ये तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। दूसरा ये कि अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप ट्रेवल करें थ्रू आउट द कंट्री, हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है पाकिस्तान के अंदर, जो हमें काफी बड़ा शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड कर रही है। सही। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। द ग्रे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हाँ, डेफिनेटली वो हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए। आप 2-4 मेजर डिसीजन, अभी मिसाल के तौर पर इंटीरियर सिंध के अंदर जो गैस के डिपॉजिट्स हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। हमारा $4 का जो रेट है वो आप निगोशिएट कर लें, 6 पे 7 पे कर लें। आप $10 की जो LNG ले रहे हैं, Who will do it? नहीं, सवाल फिर ये गवर्नमेंट करेगी, लोग करेंगे। गवर्नमेंट मुझे लास्ट आई विल इंसिस्ट के आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये रोल ऑन होना चाहिए, कंटिन्यू रहे। महमूद साहब एक चीज ऐड कर दें, जो हसन साहब कह रहे हैं, इज इट पाकिस्तान फेसिंग ऑल दीज इश्यूज क्योंकि पाकिस्तान उस कैंप में नहीं है, या कुछ अरसे से पाकिस्तान ने अपेरेंटली अपने आप को एक न्यूट्रल पॉलिसी के तौर पे डिक्टेट कर दिया, या न्यूट्रल पॉलिसी अपने सामने ले आया? इसमें इनकी बात किसी हद तक ठीक थी कि ये कैंप्स का भी एक पुल एंड पुश का वो लगा हुआ है। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं, जो नया एक्सेस खड़ा हुआ है चाइना रशिया का, और दूसरी तरफ पे इनका पुराना। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के जो करते धरते हैं ना जी, वो बड़े प्रो अमेरिका है, सीधी बात है, और वो उनको उसमें से निकलने नहीं देते, वो उनको ले लेके जाके पाक करते हैं IMF के साथ। जो दूसरा, पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर सक रहा अपनी फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप देखें, 2 कश्तियों में आप एक वक्त में पांव रख के चल नहीं सकेंगे, ज्यादा देर आप कर नहीं सकते, क्योंकि हाल आपके मसाइल। इस पाकिस्तान ने 2 कश्तियों पर रख दिया ना एक तरीके से। देखिए, अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली वेल ऑफ होता ना जी, अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होती, तो फिर आप बड़े आराम से ना सब प्लेयर्स को साथ लेके, अब जैसे इंडिया करता है, इंडिया को अमेरिका बहुत सारी चीजें डिक्टेट करता है, कुछ इंडिया मान लेता है, कुछ इंडिया नहीं मानता रशिया के खिलाफ। अभी भाई ने इजिप्ट की एग्जांपल दी कि जी इजिप्ट अपना कर्जे माफ करा दिए थे, लेकिन आपने उसके बाद देखा इजिप्ट आज एक खुसरे मुल्क की तरह, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हुए, लेटा हुआ है, 7 राफा बॉर्डर है, 7 उसकी फोर्सेस खड़ी हैं, लेकिन वो पैलेस्टीनियंस के लिए कुछ नहीं कर सकता। गाजा में जो हो रहा है, खामोश है, उधर से एड तक नहीं जा सकती अंदर। आप ये देखें, जब लोग ऐसी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या उनको करवाया जाता है, वो अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो मसला पाकिस्तान का ये है जी कि मेरा जो फाइनल इस पे टेक है कि somebody at the helm of affairs needs to realize कि पानी सर से गुजर रहा है, ठीक है, अभी गुजरा नहीं है, लेकिन उस तरह पहुंच गया कि गुजर रहा है। अब भी कुछ होश के नाखून ले लें, वरना आपकी स्टोरी खत्म है, जब तक खत्म है। लास्ट 30 सेकंड प्लीज। देखिए, मिस्र की जहां तक आपने बात की कर्जे माफ करा रही, इस वक्त मिस्र की हाल ये है कि वहां पे महंगाई 45% है, और उनका जो डॉलर है, जो उनका डॉलर है, ओपन मार्केट में डबल की। दोनों में एक चीज मतलब मुश्तरका कह रहे हैं कि अपनी करेंसी को 100% डिवैल्यू करो, तो कर्जे माफ करके भी उसे कुछ नहीं मिला। रजा बाकिर, IMF का इकोनॉमिक हिटमैन। सर ये तो कॉमन फैक्टर है, शायद प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको यूटिलाइज किया जाए। हमारी स्टील मिल कब लगी थी, और उस वक्त जो अब वो स्टील मिल, अब स्टील खत्म होता जा रहा है, खत्म हो गया। हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ टन के जखायर हैं, लेकिन वो जमीन में दफन है, हमारे पर निकालने संभाल के रखे हैं, अगलों के लिए संभाल कर रहे हैं। सब लास्ट 30 सेकंड प्लीज। सर मैं वही कहूंगा कि ऑप्टिमिज्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चैलेंजेस हैं, बट सर रियलिस्टिक है, मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ। अभी हमारे पास हालात जितने भी खराब है ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम सिंगापुर नहीं है कि अगर वो कुछ नहीं होगा तो जमीन में कुछ नहीं है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, आप 1-2 चीजें डिसीजन सही करें, आप 3-4 साल में अपना 7 तक ले आएंगे। आप सिंपल डिसाइड कर लें ईरान से गैस, बट फॉर दैट वी नीड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना, इलेक्शंस हो गए, वी होप फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मेरा प्रोग्राम का इख्तिताम पे पहुंचा। आज पैनल बड़ा जबरदस्त था, लेकिन मैं चाहता तो ये हूं कि इसकी गुड डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक जबरदस्त तज्जिया इस पे पेश किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं आपका प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।